भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग संगम युग, जिसके अंतर्गत पल्लव, पांड्य, चोल, चेर और राष्ट्रकूटों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। पहला पॉइंट है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के तमिल कवियों के संघ को क्या कहा गया है? प्राचीन काल में दक्षिण भारत के कवियों के संघ को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है संगम। उन्हें क्या कहा गया है? संगम कहा गया है। अगला है, संगम युग की कालावधि क्या थी? टाइम पीरियड क्या था संगम युग का? तो ये था 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का काल संगम युग कहलाता है। अगला है, दक्षिण भारत को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण भारत को दक्षिणापथ या द्रविड़ प्रदेश भी कहा जाता था। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत में आयोजित संगम साहित्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो संगम साहित्य की भाषा थी तमिल। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत का आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दक्षिण भारत को आर्यीकरण करने का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत में संगम परिषद का आयोजन किस राजवंश के संरक्षण में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संगम परिषद का आयोजन पांड्यों के संरक्षण में हुआ था। अगला है, संगम साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य किसे माना जाता है? तो ये होगा, इसका आंसर होगा शिल्पाधिकारम। अगला है, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आदिकल थे। अगला, प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी? पहला संगम जो हुआ था उसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। अगला पॉइंट है, तमिल साहित्य का बाइबिल किस ग्रंथ को माना जाता है? तो कुरल ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। अगला है, तोल्कापियन ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित था। अगला है, संगम युग में किस राजवंश के उद्भव और विकास के विवरण मिलते हैं? तो ये चोल, चेर और पांड्य के उद्भव और विकास के विवरण मिलते हैं। कब? संगम युग में। अगला, मणिमेखले ग्रंथ का अर्थ होता है मणियों से युक्त कंगन। अगला है, संगमकालीन गाँव में कौन सी प्रशासनिक संस्था प्रचलित थी? तो संगम युगीन गाँव में मनरम नामक प्रशासनिक संस्था प्रचलित थी। अगला है, संगमकालीन प्राचीन देवता किसे माना जाता है? तो संगमकालीन प्राचीन देवता थे मुरुगन, जिनके अन्य नाम थे सुब्रमण्यम, वेलन, बर्छाधारी। अगला, तमिल साहित्य का बाइबल या लघु वेद या पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुरल को। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कौन और मन्नन शब्द ये प्रयुक्त हुआ है राजा के लिए। अगला है, संगम साहित्य की रचनाओं की विषय वस्तु क्या थी? तो ये था प्रेम और युद्ध। अगला पॉइंट, संगम युग में इंद्र के समतुल्य किस देवता को मान्यता प्राप्त थी? तो ये थे मरुदम। अगला, संगम युग में विष्णु के समतुल्य किस देवता को मान्यता दी गई थी? विष्णु के समतुल्य देवता का थे तिरुमल। अगला है, संगम युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र किस स्थान को माना गया है? तो संगम युग का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था उदयपुर। संगम युग में उदयपुर किस वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो उदयपुर सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ दिया हुआ संगम सभाएं, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन सभाओं के जो आयोजन हुए हैं, अध्यक्ष जो हुए हैं, स्थान जो हैं, ये सब हमको याद रखना है। पर पहला संगम ये मदुरै में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में। प्रमुख राज अकट्टियम था। प्रमुख ग्रंथ की रचना की गई इसमें अकट्टियम। अगला है, द्वितीय संगम। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? पहले अगस्त्य ऋषि इसके अध्यक्ष थे, बाद में तोल्कापिय इसका अध्यक्ष बना। द्वितीय संगम का प्रमुख ग्रंथ था तोल्कापियम। तृतीय संगम का स्थान था मदुरै। इसके अध्यक्ष थे नकीरर और इसमें पत्तु तथा 10 ग्राम काव्य की रचना हुई थी तृतीय संगम में। देखते हैं संगमकालीन ग्रंथ, विषय एवं लेखक। शिल्पाधिकारम का विषय क्या था? ये प्रेम कथा थी। इसके लेखक थे इलंगो आदिगल। अगला ग्रंथ है तोल्कापियम। तोल्कापियम कैसा ग्रंथ था? तो ये व्याकरण का ग्रंथ था। इसके रचयिता हैं तोल्कापियर। तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल कैसा ग्रंथ था? तो ये दर्शन का ग्रंथ था। इसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर। मणिमेखले। मणिमेखले कैसा ग्रंथ था? तो ये वणिक कथा थी। इसमें लेखक हैं शीतले सतनार। पदिनेन किलक कड़क्कू। पदिनेन किलक कड़क्कू ये 18 लघु उद्देश्य इसमें दिए गए थे। अगला
पॉइंट है, संगम साहित्य में गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो प्रेम विवाह हेतु पंचतीड़े शब्द का प्रयोग किया जाता था संगम साहित्य में। अगला पॉइंट है, प्राचीन दक्षिण भारत के प्रारंभ में तमिलों की जानकारी के संदर्भ में क्या स्रोत उपलब्ध हैं? तो तमिलों की जानकारी के संदर्भ में संगम साहित्य ही उपलब्ध हैं। अगला पॉइंट है, संगम युग में प्रमुख व्यापारिक समुद्र पत्तन यानी बंदरगाह किसे माना गया है? तो ये माना गया है पुहार को, जिसे जो था कावेरी पत्तनम। अगला है, तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ किसे माना जाता है? तो तमिल व्याकरण सबसे पुराना ग्रंथ है तोल्कापियर। अगला, कौन सा दस्तावेज दक्षिण भारत के मुसरी नामक स्थान पर रोमन सम्राट अगस्टस के मंदिर का साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो रोमन सम्राट अगस्टस के मंदिर का साक्ष्य दक्षिण भारत के मुसरी नामक स्थान पर प्रस्तुत करता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। अगला पॉइंट है, किस संगम युगीन कवि ने एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है? तो ये वर्णन किया है मामूललाल ने। अगला है, जिन मानसून हवाओं के कारण प्रथम ईसा सदी में भारत का पश्चिमी जगत से व्यापार सुगम हुआ, उसका पता किसने बताया था, किसने लगाया था? तो ये हिप्पालस थे। अगला पॉइंट, प्राचीन भारत के किस क्षेत्र में रोमन सिक्कों का अत्यधिक संख्या में पता चलता है? तो रोमन सिक्के मिले हैं कहाँ से? दक्षिण भारत से। अगला, तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं किस विषय से संबंधित थी? तो आगम वर्ग की कविताएं ये प्रेम विषय से संबंधित थीं। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत के साथ रोम के व्यापार के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? तो दक्षिण भारत के साथ रोम के व्यापार का प्रमाण अरिकामेडू अलगंगुलम के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। अगला है, संगम साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध तमिल ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ये तोल्कापियम को ही माना जाता है। अगला, संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत किसने लिखी थी? संगम काल में तमिल भाषा में विल्ली पुतुनार ने महाभारत लिखी थी। अगला देखते हैं, पूर्वकालीन तमिल साहित्य में उल्लेखित पथकर को किस नाम से जाना जाता था? पथकर को उल्गू के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो उल्गू नाम से पथकर को जाना जाता था। अगला है, संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुर्गन किस देवता से साम्य रखते हैं? तो मुर्गन की तुलना हम स्कंद देवता से कर सकते हैं। अगला है, संगमकालीन भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और वाणिज्य होता था? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार और वाणिज्य ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था संगम काल में। अगला है, पतिपत्तु किस राजवंश के राजाओं की स्तुति पर कविताएं का संग्रह है? तो पतिपत्तु चेरों का संग्रह है, चेर राजाओं की स्तुति पर कविता का संग्रह है। अगला है, संगम साहित्य में वर्णित कर्णगी क्या है? तो कर्णगी जो है तमिल महाकाव्य की नायिका थी। अगला है, यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है? तो ये किया गया है संगम साहित्य में। अगला पॉइंट है, प्राचीन इतिहास के भारतीय इतिहास के आरंभिक काल में टोंडी किनका एक समुद्र पत्तन था? तो टोंडी समुद्र बंदरगाह था चेरों का। अगला है, संगमकालीन प्रसिद्ध कवि जो श्रीलंका से संबंधित था? गजबाहु। गजबाहु किससे संबंधित थे? श्रीलंका से और संगम काल के कवि थे। अगला है, किस संगमकालीन ग्रंथ में कोवलन और उसकी पत्नी कर्णगी की कथा का वर्णन है? तो ये वर्णन है शिल्पाधिकारम में। अगला पॉइंट, किस तमिल कवि ने मगध साम्राज्य के नंद और मौर्य राजवंश का उल्लेख किया है? मगध साम्राज्य के नंद और राजवंश मौर्य और राजवंश का उल्लेख मामूललाल नामक कवि ने किया है, जो कि तमिल कवि थे। अगला है, संगम युग में कौन सा नगर मोतियों और मलमल के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए और मलमल के लिए प्रसिद्ध था अरिकामेडू। अब हम लोग देखते हैं यहाँ संगम युगीन प्रमुख राजवंश, जिसके अंतर्गत हम लोग पहले उठाते हैं चोल राजवंश को। प्राचीन चोलराज किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो चोलराज पेन्नार तथा वेल्लोर नदी के बीच स्थित था। चोल का शाब्दिक अर्थ होता है नव प्रदेश। अगला है, चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो ये था बाघ। संगम युगीन सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो ये था चोल राज्य। अगला पॉइंट, चोल राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो ये था करिकाल। करिकाल ने चेर और पांड्य सहित 12 राजाओं को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये वेड़ी के युद्ध में करिकाल ने पांड्य और चेरों सहित 12 राजाओं को पराजित किया था। अगला है, संगम साहित्य में काव्यपत्तनम का संबंध किस राजवंश से दर्शाया गया था? ये चोल राजवंश से दर्शाया गया है।
अगला पॉइंट है कि दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन की व्यवस्था थी। ये एग्जाम में कई बार आया है। उत्तम ग्राम प्रशासन की व्यवस्था के लिए फेमस था चोल राज्य, या स्वशासन के लिए फेमस था कौन? चोल राज्य। ग्राम प्रशासन के लिए फेमस था कौन? चोल राज्य। अगला है चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ये चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। अगला पॉइंट है चोल शासक करिकाल द्वारा स्थापित नगर पुहार का अन्य नाम क्या है? तो पुहार का एक अन्य नाम था कावेरी पट्टनम। अगला पॉइंट देखते हैं, दक्षिण भारत में संगम काल में चोल वंश की राजधानी क्या थी? संगम काल में चोल वंश की राजधानी उदयपुर थी। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है दक्षिण भारत में किस राजवंश के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 3 संगमों का आयोजन ये पांड्य राजवंश के संरक्षण में किया गया था। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? तो रोम राज्य में एक दूत भेजा था 26 ईस्वी पूर्व में पांड्य राजवंश ने। अब बात करते हैं पल्लव वंश की। पल्लव राजवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये थे सिंह विष्णु। अगला है पल्लवकालीन राजनीतिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है सौंढलकृत अवन सुंदरी कथा में। अगला है मत विलास प्रहसन किसकी प्रसिद्ध रचना है? मत विलास प्रहसन प्रसिद्ध रचना है पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम की। अगला है प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान लेखक दंडिन किस राजवंश की सभा को अलंकित करते थे? तो दंडिन जो पल्लव राजवंश की सभा में रहते थे। अगला है किस पल्लव राजा ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी? अवनी सिंह की उपाधि पल्लव नरेश सिंह विष्णु ने की थी, जो कि पल्लव वंश के संस्थापक थे। अगला है किस पल्लव राजा ने राज सिंह की उपाधि धारण की थी? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है पल्लव नरेश नरसिंह प्रथम ने वतापी के प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर वतापी पर अधिकार के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वतापी कोट की उपाधि धारण की थी पल्लव नरेश नरसिंह प्रथम ने। क्यों धारण की थी? क्योंकि उन्होंने वतापी के राजा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। अगला है दक्षिण भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण शैली द्रविड़ शैली को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो द्रविड़ शैली का एक अन्य नाम है मामल शैली। अगला है महाबलीपुरम यानी मामलपुरम नामक नए नगर की स्थापना तथा रथ मंदिर, एकाश मंदिर, सतपेगौड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला है कांची का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का अन्य क्या नाम है? तो कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का नाम राजसिद्धेश्वर, राजसिंहेश्वर, ऐरावतेश्वर भी है। अगला पॉइंट है कांची में घटिका संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कौन सा संस्कृत महाविद्यालय था? घटिका नाम था उसका। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कांची में? नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा। अगला पॉइंट है 10 कुआं चरितम के रचनाकार दंडी किसके राजकवि थे? तो दंडी थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के राजकवि। अगला है किरातोजुनियम के रचनाकार संस्कृत महाकवि भारवी किसके दरबार में थे? तो ये सिंह विष्णु के दरबार में थे। अगला है मतविलास, विचित्र, गुड़भर किस पल्लव नरेश की उपाधि थी? ये महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधि थी। अगला है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो ये कांची तमिलनाडु में स्थित थी। अगला है पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म का परित्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिए थे? तो शैव संत अपर के प्रभाव में आकर महेंद्र वर्मन प्रथम ने शैव धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला पॉइंट है सिंह विष्णु ने कलभ्र, कामाचोल, कामापांड तथा सिंघल के राजाओं को पराजित किया था। यह घटना किस अभिलेख में वर्णित है? तो ये कसाकुंडी दानपत्र में उल्लेख है। अगला पॉइंट सिंह विष्णु पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो सिंह विष्णु थे वैष्णव। अगला 641 ईस्वी में किस चीनी यात्री ने नरसिंह वर्मन से भेंट की थी? 641 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग ने नरसिंह वर्मन से भेंट की थी। अगला प्रश्न देखते हैं मामलपुर का प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण परमेश्वर वर्मन प्रथम ने कराया था। अगला है मामलपुर में वराह मंदिर का निर्माण पल्लव शासक सिंह विष्णु ने कराया था। अगला पॉइंट है पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम ने किस संगीतज्ञ से संगीत की शिक्षा ली थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने रुद्राचार्य से
संगीत की शिक्षा ली थी। अगला, किस पल्लव शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट, किस पल्लव शासक ने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी? ये थे परमेश्वर वर्मन। अगला है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर के निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। अगला पॉइंट है, किस पल्लव शासक ने चीन में एक दूतमंडल भेजा तथा चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागापट्टिनम में एक विहार निर्मित करवाया था? तो ऐसा करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पल्लव शासक ने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये था नंदी वर्मन। अगला पॉइंट है, किस पल्लव शासक को एक तमिल अभिलेख में पल्लव कुलभूषण तथा भारद्वाज गोत्री कहा गया है? तो ये कहा गया दंती वर्मन को। अगला, किसके राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुदेन्नार निवास करता था, जिन्होंने भारत वेड़वा की रचना की थी? तो ये नंदी वर्मन तृतीय के दरबार में निवास करते थे। अगला है, पल्लव वंश की अंतिम राजा कौन था, जिसके शासन काल में पल्लव राज्य को चोल शासकों द्वारा जीतकर अपने राज्य में मिला लिया गया? तो पल्लव वंश का अंतिम राजा कंपवर्मा था, जिसके शासन काल में इसको मिला लिया गया किस राज्य में? चोल राज्य में। अगला है, अगला पॉइंट है, वेल्लूर पाल्यम अभिलेख में किस पल्लव नरेश को विष्णु का अवतार कहा गया है? तो वेल्लूर पाल्यम अभिलेख में पल्लव नरेश दंती वर्मन को विष्णु का अवतार कहा गया है। अगला है, कौन सा पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसका वध कर वतापी कोट की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। यहाँ याद रखिएगा, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसका वध कर दिया था, वतापी कोट की उपाधि धारण की थी। अगला, किस पल्लव नरेश ने अश्वमेघ, वाजपेयी और अग्निष्टोम यज्ञ किए तथा धर्म महाराज की पदवी धारण की थी? तो ये थे शिव स्कंद वर्मन। अगला है, प्रसिद्ध चीनी यति वेनसांग ने किस पल्लव शासक को छत्री बताया था? तो वेनसांग ने छत्री बताया है नरसिंह वर्मन को। अगला है, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के किस ग्रंथ में कपालिक, पाशुपत और बौद्ध भिक्षुओं के भ्रष्टाचार का उल्लेख मिलता है? तो ये मतविलास प्रसन्न में। आइए देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर किसने स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? तो ऐसा किया था दंतीदुर्ग ने। किसको पराजित कर? चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर। अगला पॉइंट है, राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? तो राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। अगला पॉइंट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना का श्रेय दंतीदुर्ग को दिया जाता है। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी मान्यखेड़ थी। अगला पॉइंट देखते हैं, दंतीदुर्ग ने उज्जैन को जीतकर किस यज्ञ का संपादन किया था? तो इन्होंने किया था हिरण गर्भधान यज्ञ का संपादन किया था। अगला पॉइंट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 ईस्वी ने कराया था। अगला है, बादामी के चालुक्यों का अंत किसने किया? बादामी के चालुक्यों का अंत कृष्ण प्रथम ने किया था। अगला पॉइंट, राष्ट्रकूट शासन काल में किस राजवंश के पूर्वजों ने द्वारपाल का कार्य किया था? तो ऐसा किया था प्रतिहार राजवंश के पूर्वजों ने। अगला है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कृष्ण प्रथम की उपाधि थी राजाधिराज परमेश्वर की। अगला, किस राष्ट्रकूट शासक ने गंगवंशी शासक श्री पुरुष को पराजित कर उसकी राजधानी मान्यपुर पर अधिकार किया था? तो ये थे कृष्ण प्रथम। अगला, किस राष्ट्रकूट शासक ने राज चिन्ह पर गंगा यमुना का प्रतीक अंकित कराया? तो ऐसा कराया था ध्रुव ने, जिनकी कालावधि 780 से 793। अगला है, किस राष्ट्रकूट शासक ने निरुपम कालीवल्लभ श्रीवल्लभ और धारावश की उपाधि धारण की थी? ऐसा किया था ध्रुव ने। अगला पॉइंट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज के त्रिपिशी संघर्ष में प्रथम चरण में भाग लिया था? प्रथम चरण में भाग लिया था राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने। अगला, किस राष्ट्रकूट शासक ने उत्तर भारत में हिमालय तक सैनिक अभियान किया था? तो ये किया था गोविंद तृतीय ने, जिनकी कालावधि 793 से 814। अगला पॉइंट है, किस राष्ट्रकूट शासक की तुलना शिव एवं दधीची से की जाती है? शिव और दधीची से तुलना किसकी की जाती है? ये राष्ट्रकूट शासक अमोवर्ष की, जिनकी कालावधि थी 814 से 878। अगला पॉइंट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने विद्या एवं कला का संरक्षण दिया था?
उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के काव्य ग्रंथ की रचना की थी। तो कविराज मार्ग नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी किसने? अमोघवर्ष ने। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध जैन आचार्य गुरुचंद्र किस राष्ट्रकूट शासक के गुरु थे? तो कृष्ण द्वितीय के गुरु थे कौन? गुरुचंद्र। अगला पॉइंट देखते हैं, किसके शासनकाल में अरबी अति अलमुज़दी भारत आया था? किस राष्ट्रकूट शासक के शासनकाल में अरबी अति अलमसूदी भारत आया था? तो ये आया था इन तिथि के काल में। अगला, किस राष्ट्रकूट शासक ने राज्यारोहण के समय अकाल वर्ष वल्लभ नरेंद्र, पृथ्वी वल्लभ, काचियुम, तंजयम कोट की उपाधि धारण की थी? तो ऐसा उपाधि धारण की थी किस तिथि ने? अगला है, प्रसिद्ध कन्नड़ कवि पोन ने शांति पुराण की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो पोन ने शांति पुराण की रचना कृष्ण तिथि के शासनकाल में की थी। अगला, चोल युवराज राजादित्य, जिसे चोल राजा परांतक प्रथम भी कहते हैं, एवं राष्ट्रकूट शासक की श्रुति के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था तक्कोलम का युद्ध, जिसकी अवधि 949 ईस्वी। अगला है, राष्ट्रकूट शासक की स्थिति ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित कर किस स्तंभ पर विजय स्तंभ तथा गढ़मर्तंडदित्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो कराया था रामेश्वरम में। अगला है, एलोरा की गुफाएं और सल्कित मंदिर किन किन धर्मों से संबंधित है? तो एलोरा का जो गुफाएं हैं वो हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। अगला, मंदिरों में से किसे सल्कित स्थापत्य का आश्रय माना जाता है? सल्कित स्थापत्य का आश्रय माना जाता है कैलाश मंदिर को, कैलाश मंदिर एलोरा को। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रकूटकालीन लेखक एवं ग्रंथ, उनकी बात करते हैं। पौन ने लिखा था शांति पुराण, पुष्पदंत ने लिखा ज्वाला मंथनी कल्प, पंप ने लिखा था विक्रमार्जुन विजय तथा पंप भारत, जिनसेन ने लिखा था आदि पुराण, महावीराचार्य ने लिखा था गणित सार संग्रह, सक्तायन ने लिखा था अमोघ वित्ती, अमोघवर्ष ने लिखा था काव्य ग्रंथ, रन ने लिखा था अजित पुराण, त्रिविक्रम ने लिखा था नल चंपू, हलायुद्ध ने लिखा था कवि रहस्य, श्रीकोट ने लिखा था वड्डा राधेन, दंडी ने लिखा था दस कुमार चरितम। अगला पॉइंट है, ध्रुव धारावंश किस राजवंश का शासक था? तो ध्रुव धारावंश राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अगला पॉइंट है, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का महान शासक गोविंद द्वितीय था। अगला है, हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों को प्रतिनिधित्व करने वाला गुफा है एलोरा। अगला है, प्रसिद्ध एकाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एकाश मंदिर है एलोरा में, एकाश कैलाश मंदिर है एलोरा में। अगला है, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो ये मामलपुरम में चित्रित है। अगला, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष के गुरु कौन थे? तो राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष के गुरु आचार्य जिनसेन थे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रकूट शासकों ने किस भाषा को राजकीय संरक्षण दिया था? तो राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ भाषा को, राष्ट्रकूटों ने किस भाषा को? कन्नड़ भाषा को राजकीय संरक्षण दिया था। अगला है, राष्ट्रकूट काल में ग्राम के बड़े बूढ़े नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो गांव के बड़े बूढ़े नागरिकों को मातर कहा जाता था राष्ट्रकूट काल में। अगला, राष्ट्रकूट काल में ग्राम के प्रशासनिक प्रमुख को ग्राम कूट या ग्रामपति या गावमुंड कहा जाता था। अगला है, राष्ट्रकूट लेखों में राष्ट्र मातर से तात्पर्य है प्रांतों में जनता प्रतिनिधित्व करने वाली सभा। अगला है, राष्ट्रकूट काल में विषय मातर से तात्पर्य है जिलों में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा। अगला है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था। अगला, प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं किस के शासनकाल से संबंधित है? एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट शासक किस प्रथम के शासनकाल से। अगला है, कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला दक्षिण का प्रथम शासक ध्रुव ही था। अगला, किस राष्ट्रकूट शासक को निपतुंग भी कहा जाता है? निपतुंग कहा जाता है अमोघवर्ष को। अगला पॉइंट है, किस राष्ट्रकूट शासक को दक्षिण का अशोक कहते हैं? तो दक्षिण का अशोक कहा जाता है अमोघवर्ष को। अगला पॉइंट, जिनसेन, महावीराचार्य, सक्तायन जैसे प्रमुख विद्वान किस राजवंश के दरबारी थे? तो ये थे अमोघवर्ष के दरबारी। अगला है, सर्वाधिक लंबी अवधि यानी 64 वर्ष तक शासन करने वाला राष्ट्रकूट वंशी शासक अमोघवर्ष था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, राष्ट्रकूटकालीन एलोरा की चित्रकला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? राष्ट्रकूटकालीन एलोरा की चित्रकला को रंगमहल के नाम से भी जाना जाता है।
अगला है एलिफेंटा गुफा में सैल को काटकर बनाए गए मंदिर एवं चित्रकारियों का संबंध किस राजवंश से था? था राष्ट्रकूट वंश से। अगला है कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात थी एलिफेंटा की गुफा। अब बात करते हैं चोल वंश के राजनीतिक इतिहास की। विजयालय 850 से 871 ईस्वी। संगम काल के बाद 9वीं सदी में पुनः चोलों का राजनीतिक उत्थान विजयालय के नेतृत्व में हुआ, यानी 850 में चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की। अगला है चोल साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी उदयपुर थी। अगला चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चोलों ने कांची के पल्लवों के शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है किस चोल शासक ने तंजे कोट और नरकेसरी की उपाधि धारण की थी? तंजे कोट और नरकेसरी की उपाधि विजयालय ने धारण की थी। अगला पॉइंट है किस चोल शासक ने तंजौर में दुर्गा देवी का एक मंदिर निर्मित करवाया था विजयालय ने। अगला है विजयालय द्वारा तंजौर विजय का वर्णन किस अभिलेख में है? तो ये है तिरुकोयिलूर नामक अभिलेख में। अगला है विजयालय ने तंजौर विजय पश्चात चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर स्थानांतरित कर दी थी। अगले शासक हैं आदित्य प्रथम, इनकी कालावधि 871 से 907 ईस्वी। आइए इसमें देखते हैं। विजयालय के पश्चात चोल वंश के सिंहासन पर आदित्य प्रथम सिंहासनारूढ़ हुए थे। चोल शासक आदित्य प्रथम किसके सामंत थे? तो चोल शासक आदित्य प्रथम पल्लव नरेश अपराजित वर्मन के सामंत थे। अगला है किस चोल शासक ने तोंड मंडलम को विजित किया था? तोंड मंडलम को विजित करने वाला था आदित्य प्रथम। अगला आदित्य प्रथम ने तोंड मंडलम को विजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने तोंडे नाडु की उपाधि धारण की थी। अगला आदित्य प्रथम द्वारा तोंड मंडलम की विजय का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो यह है तिरुवाल गांडू लेख में। अगला किस चोल शासक ने कावेरी नदी के दोनों किनारों पर शैव मंदिर का निर्माण कराया था? तो ऐसा कराया था आदित्य प्रथम ने। अगला चोल शासक आदित्य ने किस समकालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो चोल शासक आदित्य ने पल्लवों से, राष्ट्रकूटों से, चेरों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अगला है चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लवों को परास्त करने के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने गजकेसरी कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। अगला है आदित्य प्रथम द्वारा पल्लवों को पराजय किस अभिलेख में वर्णित है? तो आदित्य प्रथम द्वारा पल्लवों की पराजय कन्याकुमारी अभिलेख में वर्णित है। अगला पॉइंट है चोल शासक आदित्य प्रथम की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो चोल शासक आदित्य प्रथम की मृत्यु टोंडई मानड़ में हुई थी। अगला पॉइंट है अगला शासक है परांतक प्रथम। अगला चोल शासक है परांतक प्रथम, जिसकी अवधि है 907 से 955 ईस्वी। आदित्य प्रथम के पश्चात चोल वंश के सिंहासन पर परांतक प्रथम बैठा। उत्तम चोल की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो परांतक प्रथम ने ही धारण की थी। परांतक प्रथम जो है शैव धर्म का अनुयायी था। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम ही था। किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार यज्ञों का संपादन किया था? हेमगर्भ व तुलाभार का यज्ञ कराया था परांतक प्रथम ने। अगला किस चोल शासक ने वेल्लूर के युद्ध में पांडु को पराजित कर मदुरा पर अधिकार करके मदुरै कोट की उपाधि धारण की थी? ये परांतक प्रथम ने ही की थी। अगला चोल एवं पांड के मध्य प्रसिद्ध वेल्लूर का युद्ध कब हुआ था? तो वेल्लूर का युद्ध हुआ था 915 ईस्वी में। कब? किसके बीच? चोल और पांड्य के बीच। अगला परांतक प्रथम ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय तथा सिंघल के शासक कश्यप पंचम को संयुक्त सेना को परास्त करके संग्राम राघव की उपाधि धारण की थी। किसने धारण की थी? परांतक प्रथम ने। किस युद्ध में? वेल्लूर के युद्ध में। किसको पराजित किया था? तो पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित किया था। और इसी के साथ जो है श्रीलंका के शासक कश्यप पंचम को भी परास्त किया था और उपाधि संग्राम राघव की धारण की थी। अगला चोल शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के जारी किए? तो चोल शासकों में सर्वप्रथम उत्तम चोल, जिसे परांतक प्रथम भी कहा जाता है, ने सोने के सिक्के जारी किए। अगला है किस चोल शासक ने चिदम्बरम के महाराज मंदिर की छत को स्वर्ण से मंडित करवाया था? तो ऐसा कराया था परांतक प्रथम ने। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोलों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला किस राष्ट्रकूट शासक ने चोल सेना को परास्त कर तोंड मंडलम पर अधिकार किया था? तोंड मंडलम पर अधिकार किया कृष्ण तृतीय ने। अगला किस शासक ने राष्ट्रकूटों से तोंड मंडलम को जीतकर पुनः अधिकार में कर लिया था? तो ऐसा किया था परांतक द्वितीय ने। अगला पॉइंट है
परांतक प्रथम का समकालीन संस्कृत विद्वान कौन था जिसने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है? तो ऋग्वेद पर भाष्य वेंकट माधव ने लिखा है। अगला पॉइंट है, चोल शासक परांतक द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो परांतक द्वितीय को सुंदर चोल भी कहा जाता था। अगला, किस चोल शासक के समय अभिलेखी प्रशस्तियों के लेखन की परंपरा आरंभ हुई? तो यही परांतक द्वितीय के समय से। अगला राजा है राजराज प्रथम, जिसकी अवधि 985 से लेकर 1015 ईस्वी तक। पॉइंट है, परांतक द्वितीय के पश्चात चोल वंश के सिंहासन पर राजराज प्रथम गद्दी पर आसीन हुआ। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम अरिमोली वर्मन था। राजराज प्रथम के पिता का नाम परांतक द्वितीय था। राजराज प्रथम की माता का नाम वानवन महादेवी था। राजराज प्रथम की शासनावधि 985 से 1015 ईस्वी थी। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक गौरवशाली शासनकाल राजराज प्रथम का ही था। अगला है, किस चोल शासक ने लघुकाय चोल साम्राज्य को विशालकाय चोल साम्राज्य में परिणित कर दिया? तो ऐसा किया था राजराज प्रथम ने। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये राजराज प्रथम को ही दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला है, भू राजस्व के निर्धारण के लिए किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि संरक्षण का प्रारंभ कराया था? भूमि संरक्षण आरंभ कराया था राजराज प्रथम ने। अगला, किस चोल शासक के शासनकाल में तंजौर के विदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो ये राजराज प्रथम के काल में हुआ था। अगला, राजराज प्रथम किसका अनन्य भक्त था? तो राजराज प्रथम शिव का अनन्य भक्त था। अगला पॉइंट है, किस चोल शासक ने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने का प्रथा चलाई थी? राजकीय अभिलेखों के ऐतिहासिक भूमिका की प्रथा चलाई थी राजराज प्रथम ने। अगला है, वह श्रीविजय शासक जिसने गजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण का कार्य का पूर्ण कराया था। तो ये था मारविजयतुंग वर्मन। अगला है, किस चोल शासक ने चीन में अपने व्यापारिक दूतमंडल भेजे थे? तो व्यापारिक चीन में अपने व्यापारिक दूतमंडल राजराज प्रथम ने भेजे थे, राजेंद्र प्रथम ने भेजे थे, कुलोत्तुंग ने। क्वेश्चन बहुत आता है। अगला है, किस विधि से चोल राजा राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय का स्मरणोत्सव मनाया था? तो इन्होंने राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने मंदिर निर्माण द्वारा अपनी विजय का उत्सव मनाया था। अगला, किस चोल शासक ने सिलोन अर्थात श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया था? तो श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया था राजराज प्रथम ने। अगला है, राजराज प्रथम के समय नागीपट्टनम नेगापट्टनम में चूड़ामणि विहार बनवाने वाले महाराज मार विजयतुंग वर्मन कहाँ के शासक थे? तो ये श्री विजय के शासक थे। अगला, किस चोल शासक को मालदीव पर अपनी प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है? मालदीव पर अपनी प्रथम विजय प्राप्त की थी राजराज प्रथम ने। अगला, राजराज प्रथम ने किस केरल के राजा रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम में पराजित करने के पश्चात उपाधि कंडलूर सालेकल मारुत की धारणा की थी? कौन सी उपाधि धारण की थी? कंडलूर सालेकल मारुत की। इसको पराजित करने के बाद केरल के राजा रवि वर्मा को। अगला पॉइंट है, किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया तथा राजधानी अनुराधापुर के स्थान पर पोलो नुरुआ को बनवाई थी? तो इसको बनाया था राजराज प्रथम ने। अगला पॉइंट है, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि पैमाइश कराई? तो ऐसा कराया था राजराज प्रथम ने। अगला है, कर्नाटक से प्राप्त एक अभिलेख में चोल नारायण किस चोल शासक को संबोधित किया गया? चोल नारायण नाम से। ये राजराज प्रथम को ही। अगला, किस चोल शासक के शासनकाल में सक्सारी नौसेना का वर्णन मिलता है? तो नौसेना राजराज प्रथम के काल में थी। अगला है, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम विशाल नौसेना का निर्माण कराया था? ये राजराज प्रथम ने कराया था। राजराज प्रथम की उपाधियां देख लेते हैं। तो चोल मातंड, राजराश्रय, राजमातंड, आरिमोली, चोलेंद्र सिंह, मुम्मडी चोलदेव, छत्री सिंहमणि, रविकुल माणिक, नित्य विनोद, निगरिल सोल, शिवपाद शेखर, ये सब उपाधियां थी किसकी? राजराज प्रथम की। अगला पॉइंट देखते हैं, इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री ने किसके शासनकाल को चोल साम्राज्य का सर्वाधिक रचनात्मक काल कहा है? और नीलकंठ शास्त्री ने सर्वाधिक रचनात्मक काल कहा है राजराज प्रथम के शासनकाल को। अगला पॉइंट देखते हैं, राजराज प्रथम की युद्ध अभियानों का क्रमिक विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है तंजौर अभिलेख में। अगला है, चोल शासक राजराज प्रथम ने पांड विजय के उपलक्ष्य में
कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने जयगोंड की उपाधि धारण की थी। अगला, चोल शासक राजा प्रथम ने सिंघल विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की? तो सिंघलांतक की उपाधि धारण की थी। अगला, राजा प्रथम ने उत्तरी सिंघल को चोल राज को किस नाम से सम्मिलित किया था? तो ये मामूडी चोल मंडलम के नाम से सम्मिलित किया था। अगला है, राजराज ने अपनी पुत्री कुंदवा देवी का विवाह वेगी के विमलादित्य से किया था। अगले शासक है राजेंद्र प्रथम, अवधि 1015 से 1044 ईस्वी। 1015 से 1044। राजेंद्र प्रथम पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर राजेंद्र प्रथम आसीन हुए। किस चोल शासक ने गंगेकोट की उपाधि धारण की? तो ये राजेंद्र प्रथम ने ही धारण की थी। अगला है, किसके शासनकाल में गंगेकोट चुरपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी थी? तो ये था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। अगला, किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? पंडित चोल कहा जाता था राजेंद्र प्रथम को ही। अगला है, चोल राजवंश के किस शासक ने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किया था? तो ऐसा किया था, दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किया था राजेंद्र प्रथम ने। अगला, किस चोल राजा ने सिलोन यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो ये राजेंद्र प्रथम ने। अगला, किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। अगला, किस चोल शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूत मंडल भेजा था? चीन में 2 बार व्यापारिक मंडल भेजा था राजेंद्र प्रथम ने। अगला, किस चोल शासक ने श्री विजय राज पर आक्रमण किया था? श्री विजय राज पर आक्रमण राजेंद्र प्रथम ने किया था। अगला, किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहारे पर अपनी राजधानी स्थापित की और उसका नाम गंगेट चोलपुरम रखा? तो ऐसा किया था राजेंद्र प्रथम ने। अगला, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में केरल तथा पांड्य विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? केरल पांड्य विजय का विवरण तिरुवाल गांडू अभिलेख में मिलता है। अगला, राजेंद्र प्रथम द्वारा सिंघल विजय का वर्णन किस एक ऐतिहासिक स्रोत से मिलता है? सिंघल विजय का वर्णन मिलता है सिंघली ग्रंथ, महावंश टीका तथा करंदे ताम्रपत्र में। अगला पॉइंट है, राजेंद्र प्रथम ने किसके विरुद्ध कलिंग विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने गंग शासक मधुका मानव के विरुद्ध कलिंग विजय प्राप्त की थी। अगला, राजेंद्र प्रथम ने किसे गंगा घाटी अभियान हेतु भेजा था? तो राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी अभियान हेतु विक्रम चोल को भेजा था। अगला, राजेंद्र प्रथम द्वारा उत्तरी पूर्वी अभियान का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो उत्तर पूर्वी अभियान का वर्णन तिरुवाल गांडू ताम्रपत्र लेख में मिलता है। अगला देखते हैं। अगला है, राजेंद्र प्रथम ने अपने समकालीन किस शैलेंद्रवंशी शासक को अपना अधीनस्थ सामंत बनाया था? तो ये बनाया था संग्राम विजयतुंग वर्मन को। अगला पॉइंट है, राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के विजयोपरांत कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने कंडारम कोट और कटाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला, राजेंद्र प्रथम ने किस नाम से एक वैदिक विद्यालय की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रथम ने एडारियम नाम से एक वैदिक विद्यालय की स्थापना की थी। अगला, किस भारतीय इतिहासकार ने महान चोल शासक राजा प्रथम तथा उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम को मकदूनिया के शासक फिलिप और उसके पुत्र सिकंदर की तुलना में रखा है? तो ये रखा है नीलकंठ शास्त्री ने। अगला, चोल राजा राजेंद्र चोल द्वारा गंगा घाटी अभियान का विवरण किस लेख में मिलता है? तो ये मिलता है तिरुवाल गांडू ताम्रपत्र में। अगला है, चोल गंगम तालाब का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था। अगला राजा है राजाधिराज प्रथम, काल अवधि है 1044 से 1052 ईस्वी। राजेंद्र प्रथम के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर राजाधिराज प्रथम आसीन हुआ। राजाधिराज राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। राजाधिराज प्रथम किस वर्ष से ही युवराज के रूप में अपने पिता के साथ सैनिक और प्रशासनिक कार्यों में सहायता दे रहा था? तो ये 1018 में। अगला है, राजाधिराज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजाधिराज ने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। अगला, चोल अभिलेखों में किस शासक को अश्वमेघ यज्ञकर्ता तथा हाथी की पीठ पर मित्र को प्राप्त करने वाला कहा गया है? तो हाथी की पीठ पर मित्र को प्राप्त करने वाला कहा गया राजाधिराज प्रथम को। अगला है, राजाधिराज की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो ये कुप्पम के युद्ध में मारा गया था। कुप्पम का युद्ध पश्चिमी चालुक्य चोलों के मध्य हुआ था। अगला शासक है राजेंद्र द्वितीय, जिसकी अवधि 1052 से लेकर 1064 ईस्वी तक। राजाधिराज प्रथम के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर राजेंद्र द्वितीय आसीन हुआ। किस चोल शासक को युद्ध भूमि में राजा घोषित किया गया था? तो ये थे राजेंद्र द्वितीय ही। अगला, किस चोल शासक ने प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी? तो ये राजेंद्र द्वितीय ने ही प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी। अगले राजा का नाम है वीर राजेंद्र, जिनकी अवधि 1064 से लेकर 1070 ईस्वी तक। वीर राजेंद्र के राजेंद्र द्वितीय के पश्चात सिंहासन पर वीर राजेंद्र आसीन हुआ था।
अगला है, किस चोल शासक ने चालुक्य को पराजित कर तुंगभद्रा नदी पर विजय स्तंभ स्थापित करवाया? तो ये वीर राजेंद्र ने कराया था। अगला पॉइंट देखते हैं, पेरम्बूर अभिलेख, किस चोल शासक ने कंडारम को आग से जला दिया और शैलेंद्र शासक से अपने पैरों की पूजा करवाई थी? तो ऐसा कराया था वीर राजेंद्र ने। अगला है, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या खुद भीड़ ने कर दी थी? क्रोधित भीड़ ने हत्या कर दी थी चोल शासक अधिराजेंद्र की। अगला शासक है कुलोत्तुंग प्रथम, जिसकी अवधि 1070 से 1120 ईस्वी तक। कुलोत्तुंग प्रथम का मूल नाम राजेंद्र द्वितीय था। अधिराजेंद्र के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कुलोत्तुंग प्रथम ही बैठा था। अगला है, वेगी का कौन चालुक्य राजकुमार जो चोल सिंहासन पर आसीन हुआ था? तो वेगी का चालुक्य राजकुमार कुलोत्तुंग प्रथम चोल सिंहासन पर आसीन हुआ था। अगला, किस चोल शासक को सुंगमत वित्त चोल अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो ये कहा गया कुलोत्तुंग प्रथम को। अगला, कौन परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुंगन-दवित विरुद्ध से सम्मानित था? ये कुलोत्तुंग प्रथम। अगला है, किस चोल शासक ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो ऐसा किया था कुलोत्तुंग प्रथम ने। अगला है, वैष्णव समाज सुधारक और संत रामानुज को कृष्ण की शत्रुता के कारण श्रीरंगम त्यागना पड़ा था? ये कुलोत्तुंग प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैष्णव समाज सुधारक रामानुज को श्रीरंगम त्यागना पड़ा था कुलोत्तुंग प्रथम के कारण। अगला, कुलोत्तुंग किसका उत्तराधिकारी कौन था? कुलोत्तुंग का उत्तराधिकारी विक्रम चोल था। अगला, विक्रम चोल ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रम चोल ने त्याग समुद्र तथा आग की उपाधि धारण की थी। अगला, कुलोत्तुंग द्वितीय। विक्रम चोल के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कुलोत्तुंग द्वितीय बैठा। कुलोत्तुंग द्वितीय शैव धर्म को मानने वाला था। किस चोल शासक ने नटराज मंदिर चिदम्बरम के प्रांगण में स्थित प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था? तो विष्णु प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया कुलोत्तुंग द्वितीय ने। अगला, प्रसिद्ध तमिल साहित्यकार कंबन को किस चोल शासक का संरक्षण प्राप्त था? कुलोत्तुंग द्वितीय के सभा में रहता था कंबन। अगला शासक है राजराज द्वितीय, जिसकी अवधि 1150 से 1173। कुलोत्तुंग द्वितीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन राज द्वितीय बैठा। किस चोल शासक को तमिल साहित्य में मुक्त मिल कुत्तिलयन अर्थात तमिल संरक्षक कहा जाता है? तो राजराज द्वितीय को। अगला शासक है राजाधिराज द्वितीय, जिसकी अवधि 1163 से 1178 ईस्वी। राज द्वितीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर राजाधिराज बैठा। कुलोत्तुंग तृतीय 1179 से चोल साम्राज्य का तृतीय था। अगला पॉइंट है, किस चोल शासक के संरक्षण तमिल काव्य ने तमिल रामायण और रामावतारम की रचना? तो ये कुलोत्तुंग तृतीय के काल में ही तमिल रामायण या रामावतारम की रचना की गई थी। अगला है, कुलोत्तुंग तृतीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर राजा तृतीय बैठा। राजा तृतीय की शासनावधि 1258 से 1246 थी। राजा तृतीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर राजेंद्र तृतीय बैठा। राजेंद्र तृतीय की अवधि 1246 से 1279 थी और राजेंद्र तृतीय ही चोल साम्राज्य का अंतिम शासक था। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चोल युगीन प्रशासन एवं संस्कृति के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।